नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे दोस्तों बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देते हैं। दोस्तों, आज रविवार है, मंडियों के भाव अधिकांशतः नहीं होते, तो आज दोस्तों अन्य खबरों पर हमारा फोकस रहेगा। और आज जिस प्रकार से उपचुनाव की भी घोषणा हुई, क्रिकेट से भी भारत के लिए अच्छी खबर आई, इन सभी न्यूज़ों पर हम फोकस करेंगे। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं T20 क्रिकेट से, क्योंकि आज भारत ने यूं मुकाबला जो जिम्बाब्वे के साथ अंतिम मुकाबला भारत का खेला गया ग्रुप का, वो मुकाबला औपचारिकता भर था। उससे पहले ही भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी, क्योंकि उलटफेर का शिकार हो चुकी थी ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी टीम दक्षिणी अफ्रीका। दोस्तों, इसको लेकर लेकिन उसके बावजूद ही जिम्बाब्वे के साथ हुआ आज 1:30 बजे जो मुकाबला हुआ, भारत ने टॉस हार लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भारत को बैटिंग दी गई और बैटिंग करने उतरी भारत ने 186 रन का टारगेट 5 विकेट खोकर जिम्बाब्वे को दिया। लेकिन जिम्बाब्वे की पूरी टीम मात्र 17.2 ओवरों में ही 115 रन बनाकर ढेर हो गई और 71 रनों से भारत ने ये बड़े अंतराल के साथ दोस्तों मैच जीत लिया। और इसी के साथ ही भारत अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और भारत सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टॉप टीम है दोस्तों। सबसे ज़्यादा मार्जिन से पहुंचने वाली टीम बनी है भारत। और उधर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली दोस्तों। तो इस ग्रुप में पाकिस्तान और भारत दोनों सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन उस ग्रुप में जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी टीमें थी दोस्तों, वहाँ ऑस्ट्रेलिया सेमी की दौड़ से बाहर हो चुकी है और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब भारत का जो मैच होगा वो 10 नवंबर को इंग्लैंड के साथ होगा, क्योंकि पहली व चौथी और दूसरी और तीसरी टीमों के बीच में ये विश्व कप का मैच जो है, T20 वर्ल्ड कप का मैच होना है। तो 10 नवंबर को अब भारत इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा और उधर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होगा। और देखते हैं क्या भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच पाते हैं या दोनों की उम्मीदें जो है वो धराशायी होती है। क्या होता है दोस्तों, ये आगे देखेंगे। लेकिन नीदरलैंड ने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को बहुत ही शानदार मुकाबले में मात्र 13 रन से पराजित करके सबको चौंका दिया। और इसी के साथ दोस्तों जो 3 उलटफेर हुए बड़े उसका शिकार बनी जो टीमें थी, वो दोस्तों तीनों ही टीमें बड़ी टीम रही। दक्षिण अफ्रीका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो दोस्तों, ये टीमें जो है बड़ा उलटफेर का शिकार बनी। और इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज उपचुनावों के परिणाम आए दोस्तों। 6 राज्यों की 7 विधानसभाओं के चुनावों के परिणाम आज आए और उनमें 7 विधानसभाओं में दोस्तों भाजपा ने 4 जीतकर बाजी मारी, जबकि 3 अन्य को मिली। और इसमें दोस्तों उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी एक सीट महाराष्ट्र से जो चुनाव था दोस्तों अंधेरी ईस्ट से, वो जीतने में कामयाबी मिली। और वहाँ बीजेपी और शिंदे गुट के किसी प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया गया था। अंतिम समय में नाम वापस ले लिया गया था और ये जीत आसान हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों इस सीट से भाजपा ने बहिष्कार किया था और नोटों में वोट डालने का दोस्तों ऐलान किया था और उसके बाद में 12,806 वोट यहाँ नोटा में डाले गए। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है। और 10,000 वोट नोटा में आने का भाजपा दावा कर रही थी, लेकिन उससे कहीं 1800 वोट ज़्यादा नोटा में पड़े, 2800 माफ़ कीजिएगा, क्योंकि 12,806 वोट नोटा में यहाँ पड़े। अन्य सीटों के दोस्तों मैं परिणाम आपको बताऊं तो तेलंगाना की मन्नूगोडे सीट पर भी भाजपा और TRC
में मुकाबला था। और यूपी की भी कोंकणनाथ सीट पर अमन गिरी 1,24,810 वोट लेकर यहाँ विशाल अंतर से एसपी के उम्मीदवार से जीते और एसपी उम्मीदवार को 90,592 मत मिले। जबकि बिहार सीट से गोपालगंज से भारतीय जनता पार्टी की कुसुम ने 70,053 वोट लिए और यहाँ 68,259 वोट लेकर मोल प्रसाद को हराया दोस्तों, जो कि आरजेडी का उम्मीदवार था। और दूसरी सीट पर बिहार के मोकमा में हुई, वहाँ आरजेडी की नीलिमा ने दोस्तों सोनम देवी भाजपा की को हराया और यहाँ आरजेडी को मिले 79,744 वोट, जबकि सोनम देवी को 63,003 वोट यहाँ मिले। इसके अलावा हरियाणा की आदमपुर सीट, जो कि हमारे पड़ोसी कस्बा ही माने आप, बहुत ही हाई लेवल का यहाँ मुकाबला हुआ और इसमें भव्य बिश्नोई ने बहुत शानदार जीत दर्ज की और 16,000 से कहीं अधिक मतों से ये जीत दर्ज की गई। 65,530 माफ़ कीजिएगा, यहाँ भव्य को 65,218 मत मिले, जबकि 48,830 मत जेपी को मिले, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। और इस हिसाब से अंतर देखें तो यहाँ 16,388 वोटों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की है। और इसके अलावा उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और इस प्रकार से अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों एक बार फिर चुनाव की घोषणा हुई है और वो चुनाव 5 दिसंबर को होने जा रहे हैं दोस्तों। ये भी उपचुनाव है जिसमें 1 लोकसभा और 5 विधानसभा की सीटें हैं। तो भारत में दोस्तों हर महीने और हर वर्ष चुनाव होते हैं। ये एक हमारे लोकतंत्र का एक प्रकार से उत्सव ही मानिए, जो उत्सव हर महीने हर साल चलता रहता है। और दोस्तों जो 5 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं उनमें एक लोकसभा की सीट है उत्तर प्रदेश मैनपुरी की, जहां से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ और वो लोकसभा की सीट खाली हुई थी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा की सीट भी है रामपुर की, जहां 3 वर्ष की सज़ा होने पर आजम खां को जेल हुई है, उसके बाद में रिक्त हुई। इसके उपचुनाव भी होंगे। और राजस्थान की सरदार शहर हमारे पड़ोस में ही है दोस्तों, चूरू जिले की सरदार शहर सीट पर भंवरलाल शर्मा का निधन होने से ये सीट खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव 5 दिसंबर को होंगे। उड़ीसा में पदमपुर पर भी दोस्तों उपचुनाव का साया है और वहाँ भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। बिहार की कुरहानी सीट पर भी उपचुनाव होंगे और छत्तीसगढ़ की बानू प्रतापपुर की सीट पर भी उपचुनाव होंगे। तो राजस्थान की सरदार शहर सीट पर दोस्तों भंवरलाल शर्मा के सुपुत्र को कांग्रेस टिकट देने का प्रोग्राम बना रही है, तो भंवरलाल शर्मा के सुपुत्र यहाँ चुनाव जीत भी सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो गुजरात में चुनाव का मौसम है दोस्तों। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव हो रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया 89 सीटों पर और उसके बाद में दूसरे चरण में 93 सीटों पर। हिमाचल प्रदेश में भी 12 नवंबर को चुनाव हो रहे हैं 68 सीटों के लिए एक ही चरण में। और 25 नवंबर को राजस्थान में भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें जो जयपुर का नगर पालिकाओं के नगर निकायों के भी इसमें चुनाव है। और दोस्तों साथ में सरपंचों के उप सरपंचों के भी चुनाव है, पंचायत समिति सदस्यों के भी चुनाव है। और 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के भी चुनाव अब होने जा रहे हैं। और 2023 में तो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे दोस्तों, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के। इनमें से 6 राज्यों में भाजपा और भाजपा के समर्थित दलों की सरकारें हैं, 3 में अन्य सरकारें हैं, जिसमें 2 में दोस्तों कांग्रेस की सरकारें हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश की भी 230 सीटों पर चुनाव होंगे। तो इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर तो विस्तार से अगर आपको आदमपुर
का उपचुनाव का हाल बताएं तो दोस्तों आदमपुर में बहुत शानदार ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था। काफ़ी दिनों से प्रचार प्रसार चल रहा था और बादरा क्षेत्र के भी विधायक, पूर्व विधायक सभी ने अपना अपना योगदान वहां जाकर चुनाव प्रचार के रूप में दिया। और दोस्तों जैसा कि बलवान पूनिया पहुंचे थे कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़ रहे जयप्रकाश के समर्थन में प्रचार करने के लिए, तो संजीव बेनीवाल पहुंचे थे दोस्तों भव्य बिश्नोई भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए। मीनू बेनीवाल भी भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार में अपनी जान झोंकी दोस्तों। और कुल मिला के पहले ही बताया जा रहा था जिस प्रकार से चुनाव संपन्न होते ही जो सर्वे आए दोस्तों, यहाँ भव्य 10,000 से कहीं अधिक मतों से जीत डिक्लेयर बताई जा रही थी और ये जीत फिर 16,000 वोटों से हुई भी। हमने भी आपको 2-3 दिन पहले बताया था। तो कुल मिला के यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दीपावली मनाई गई, पटाखे चलाए गए और नारे लगाए गए भारतीय जनता पार्टी की जीत पर। वहीं विधायक बलवान पूनिया जयपुर में आज चौथे दिन भी धरने पर बैठे हैं क्योंकि वो यहाँ जो सपोर्ट करने गए थे वो चुनाव हार चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें धरना प्रदर्शन की, तो भारतीय जनता पार्टी का धरना भी लगातार जारी है, लेकिन सोमवार को इस धरना प्रदर्शन के 8वें दिन संजीव बेनीवाल सहित कई अन्य बड़े नेता भी धरना प्रदर्शन पर आकर इसको तीव्र गति प्रदान करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों नौहर और बादरा के संयुक्त किसान संघर्ष समिति का जो 9 तारीख को दोस्तों घोषणा थी कि चक्का जाम करने की, उसको लेकर आज नौर में ज्ञापन भी दिया गया और बड़ी संख्या में किसानों ने दोस्तों धरना प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा एक सबसे बड़ी खबर आज बादरा क्षेत्र में निकल कर आई दोस्तों कुमार समाज की तरफ से। तो कुमार समाज भवन और धर्मशाला का उद्घाटन आज हुआ दोस्तों विधिवत रूप से। ये उद्घाटन हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के द्वारा फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया और उद्घाटन संबोधन भी इसमें दिया गया। हमने भी कवरेज की, इसका वीडियोस आप साफ संदेश भारत के यूट्यूब चैनल पर और साफ संदेश के फेसबुक पेज पर भी आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों काफ़ी बड़ी संख्या में कुमार समाज की विभिन्न शख्सियतों ने इसमें भाग लिया। और इसके अलावा कुमार समाज भवन निर्माण प्रबंधन कमेटी द्वारा शानदार व्यवस्थाएं की गई थी। एक प्रकार से सामूहिक भोज का भी इसमें कार्यक्रम था और इसमें अध्यक्ष शिवनाथ लांबा, उपाध्यक्ष नरेश नोखवाल आदि का बहुत अथक प्रयास इसमें रहा, पूरी की पूरी प्रबंधन कमेटी का। और इस प्रकार से कुमार समाज की तरफ से दोस्तों इसमें दान देने वालों का भी आज तांता लगा रहा और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने दान की घोषणा इस धर्मशाला परिसर में कमरे के रूप में और अन्य निर्माण के रूप में की गई। और जो भव्य गेट बन रहा है दोस्तों वो नरेश नोखवाल, सुरेश नोखवाल आदि के द्वारा नोखवाल परिवार द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि नोखवाल डिजिटल स्टूडियो संजय चौक पर स्थित है। शंभू दयाल नोखवाल के पुत्र है, उनकी तरफ से ये गेट, भव्य गेट का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज एक रक्तदान, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर ब्लड बैंक बादरा में लगा और 61 यूनिट रक्तदान इसमें संग्रह किया गया। भारत विकास परिषद की तरफ से ये रक्तदान शिविर लगाया गया। स्वर्गीय शंकर लाल महिपाल की स्मृति में दोस्तों उनके पुत्रों नवीन महिपाल और नरेंद्र महिपाल के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की गई। और इस शिविर का उद्घाटन विधिवत रूप से रामतलाई आश्रम के महंत श्यामानंद जी महाराज द्वारा फीता काटकर किया गया। और इस अवसर पर महिपाल परिवार द्वारा स्वर्गीय आत्माराम महिपाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी पार्वती देवी द्वारा प्रदान की गई कुछ सौगात, जिसमें 51,000 रुपये
सतगुरु अपना घर अनाथ आश्रम को प्रदान किए गए एक साथ में वाटर कूलर की भी सौगात इस अपना घर अनाथ आश्रम को दी गई। इसके अलावा 31,000 रुपये श्री श्याम मंदिर सेवा ट्रस्ट भादरा को भी प्रदान किए गए। और इसके अलावा दोस्तों इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद की तरफ से अध्यक्ष कालूराम गोस्वामी, संरक्षक रामनिवास महिपाल हो, शशिकांत शर्मा हो, सुभाष दास हो, विजय कुमार चौबे हो, डॉक्टर धनाराम हो, डॉक्टर मनीष सोनी हो या फिर मीडिया प्रभारी नरेंद्र कपिल हो, सभी ने अपना विशेष योगदान दिया और शानदार तैयारियों के साथ इस रक्तदान शिविर की तैयारियां की थी। और आज 61 यूनिट के साथ इस रक्तदान शिविर का समापन हुआ। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर रहे हैं भादरा क्षेत्र की, तो भादरा क्षेत्र में नगर पालिका की तरफ से दोस्तों अभी भी किसी भी प्रकार का जो फोगिंग कार्य है वो नहीं किया जा रहा, क्योंकि कस्बा क्षेत्र में और विधानसभा के अनेकों गांवों से आने वाले दोस्तों यहाँ डेंगू के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रत्येक अस्पताल में डेंगू रोगियों की संख्या एकाएक बढ़ रही है। और फोगिंग कार्य अति आवश्यक है, लेकिन नगर पालिका के नकारापन की वजह से। और दोस्तों इसके फोगिंग कार्य को लेकर मैं आपको बताऊं तो पंचायत समिति की तरफ से भी 70,000 से कहीं अधिक प्रत्येक ग्राम पंचायत को इसका फंड भी आवंटित किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायतों से भी इस प्रकार की कोई सूचना नहीं आ रही कि फोगिंग कार्य किसी ग्राम पंचायत में किया गया हो। और दोस्तों अगर किसी ग्राम पंचायत में फोगिंग कार्य किया गया हो तो हमें आप इसकी सूचना दें, हम आपके समाचार को भी प्रकाशित करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास इस प्रकार की कोई भी सूचना देहात क्षेत्रों से नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, जिस प्रकार से डेंगू के रोगियों की संख्या क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुक करें तो आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। और 6 नवंबर को आज दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 नवंबर आज ही के दिन 1943 में जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अपना कब्जा छोड़ते हुए सुभाष चंद्र बोस को ये सारा का सारा जो जिम्मा है वो सौंपा था। और इसके अलावा संजीव कुमार जो कि बेहतरीन फिल्मी अभिनेता माने जाते रहे हैं फिल्मी दुनिया के, 1985 को आज ही के दिन उनका निधन हुआ था और पूरी फिल्मी जगत में इनके निधन की पुण्यतिथि दोस्तों मनाई जाती है। और इसके अलावा सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर, क्रिकेट के इनको भगवान भी कहा जाता है, उनको आज ही के दिन भारत रत्न भी देने की घोषणा हुई थी। और 2014 को इनकी एक आत्मकथा का विमोचन भी हुआ था जिसका नाम प्लेइंग इट माई वे इसका नाम था। तो इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना भी आज ही के दिन 1962 में हुई थी। इसके अलावा मौसम का मिजाज आपको आज बताएं तो मौसम 6 नवंबर को आज 29 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहा और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 100% बादल दिन में छाए रहे दोस्तों। शाम को भी 100% बादल रात्रि को देर रात्रि को छाए रहेंगे और 29 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। 7 नवंबर को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो 23 से 28 डिग्री महज टेम्परेचर रहेगा दिन में और 29 से मात्र 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दोपहर को मैक्सिमम के रूप में। तो दोस्तों अब क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों में बरसात की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा दी गई है, तो इस प्रकार से जो बादलों का बनना आप देख रहे हैं उसमें परिवर्तनशील मेघ भी अब दिखाई देने लगे हैं। तो आसमान पर बादलों का डेरा है और आने वाले 3-4 दिनों में बरसात की भी संभावनाएं व्यक्त की गई है। तो 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से कल 7 नवंबर को भी हवाएं चलेगी। 100% बादल छाए रहेंगे आसमान में। देर शाम को ज़रूर कम होंगे लेकिन रात्रि को फिर 100% बादलों से आसमान पूरा ढक जाएगा और 23 से 26 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी देर रात्रि को चलेगी।
तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।